अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन न्यू न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेख। व्यूअर्स, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज रवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। दोनों टीमों ने अब तक 160 एक रोज़ा मैचेस एक दूसरे के साथ खेले हैं। 90 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जबकि 65 में इंग्लैंड ने फतह समेटी है। 2 मैच उनके टाई हुए हैं जबकि 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। और आज एक मरतबा फिर से एक दूसरे के आमने सामने होने लगे हैं लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। आज कौन फेवरेट टीम है, किसका पलड़ा भारी है, ये सब सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर, सबसे पहले शुरू करते हैं, आपकी आज कौन सी फेवरेट टीम है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो ऑफ लेट मैं जब देखता हूँ तो दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी तो नहीं है। सब 4 मैचेस हार के एक आध मैच जीता हुआ है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया को डेंट पड़ा वो उनके कोई जो 6 प्लेयर्स थे वो अनफिट हो गए। 3 फास्ट बॉलर्स और एक ऑलराउंडर और एक ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, तो उनकी पूरी टीम का कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया है। सो थोड़ी सी वीक है। ठीक है, उनका फर्स्ट क्लास सिस्टम अच्छा है, वहाँ से प्लेयर्स जो आते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ही होते हैं, लेकिन इंग्लैंड में फील करता हूँ कि बिकॉज वो काफ़ी अर्से से इकट्ठे खेल रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए आज मैच में जीतने के। आप देखने जा रहे हैं मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही है? नहीं, मैं तो जी हमेशा से प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा टेक्निकल और वो जो टेक्निकल मुझे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, तो जब आप ग्राउंड में जाते हैं ना तो इतना तेज़ हैपनिंग होती है, आपको पता ही नहीं लगता क्या हुआ। तो आप टीवी पे ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है ना कि क्या रीजन। नहीं सर, माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि अभी तक आपकी सारी जो प्रेडिक्शंस है वो ठीक जा रही हैं, और आपने इंग्लैंड को आज लीस्ट फेवरेट कहा है। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ मतलब इंग्लैंड के बारे में अगर आप बात करें तो वो भी तो अच्छी खासी इनकन्सिस्टेंट रही है। हाँ, वो रही है, लेकिन उसमें एक इशू ये है कि उनके जो इक्का दुक्का प्लेयर्स की जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से उनका एक आध प्लेयर बैथल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अनफिट हो गया। वो यंग लड़का था, बड़ी जल्दी से वो राइज कर रहा था, लेकिन वो फिर भी उनके पास पीछे जो प्लेयर्स मौजूद थे रिजर्व में, उनमें से उन्होंने उसको किसी एक आध प्लेयर को ऐड कर लिया है। वो भी 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, और वो जैसे पाकिस्तान करता है कि 5वां बॉलर उनका पार्ट टाइमर होता है। रूट और मे बी एक और लेग स्पिनर जो उनके हैं लिविंगस्टन, वो शायद बॉलिंग करें। सर, लेकिन अभी जो इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ हुई हैं उसमें भी वाइट वॉश होके इंग्लैंड आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उनका मोराल डाउन होगा उसकी वजह से भी? देखिए, दोनों का फ़र्क है। इंडिया इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंडिया का अगर दिन बुरा होगा तो कोई भी टीम उसको हराने में कामयाब हो सकती है, लेकिन जब मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेस्ट में देखता हूँ, एक तो पिचेस का फ़र्क है क्योंकि यहाँ की पिचेस बैटिंग के लिए ज़्यादा साजगार होंगी, और इंग्लैंड के पास मैं देखता हूँ कि ज़्यादा ऐसे बैटर्स हैं जो कि एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बैटिंग कंडीशंस को। वेयरएज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो स्टिल डिपेंड करेंगे स्मिथ के ऊपर, मैक्सवेल के ऊपर, और ऊपर से ट्रेविस हेड के ऊपर, कि अगर वो बहुत एक्सप्लोसिव किस्म का स्टार्ट दे देते हैं तो फिर वो किसी ऐसे मकाम पर पहुँचेंगे जहाँ वो डिफेंड कर सकें, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं। सेकेंड बैटिंग में मुझे इशू सिर्फ ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया की जो ये बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी एक्सपीरियंस्ड इंग्लैंड की बैटिंग साइड को रिस्ट्रिक्ट कर सकेगी या नहीं, जो भी टारगेट ये देंगे। सो ये इनका टेस्ट होगा इंग्लैंड के बॉलर्स का, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का, बिकॉज नया कॉम्बिनेशन होगा। एडम जैम्पा डेफिनेटली वो लीड करेंगे बीइंग अ स्पिनर। फिर एलिस उनके जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं वनडे में, ख़ास तौर पर डेथ ओवर्स में, लेकिन बाकी जो उनके साथ सपोर्ट में बॉलर्स आए हैं वो मोस्टली नए हैं। सो उनका एक्सपोजर एट द इंटरनेशनल लेवल अगेंस्ट टॉप क्लास बैटिंग वो देखने के काबिल होगा कि किस तरह वो मुकाबला करते हैं। ठीक से मज़ीद डिस्कशन भी करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त रुख करते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर। हमारे रिस्पोंडेंट चिराग बलोच खड़े हैं, पूछते हैं उनसे कि शायकीन क्रिकेट का जोश व जज्बा कैसा है, कितने लोग उमड़ के आए हैं। जी चिराग, हमें बताइएगा कि इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर के क्या हालात हैं?
जी बिल्कुल मनाहिल, अगर मैं आज बात करूं तो आज पाकिस्तान और का मैच तो नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है, जो कि पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुकाबला है। और यही बताया जाना है ज़राए की जानिब से कि आज की मैच की टिकट की पाकिस्तान के मैच के बाद सबसे ज़्यादा मांग जो टिकट की मैच की थी वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की थी। तो आज यहाँ पर जो है वो क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रहा है। यहाँ पर इस टाइम मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े ऑस्ट्रेलियन फैंस जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने हाफ जो है पाकिस्तान की शर्ट पहन रखी है और हाफ ऑस्ट्रेलियन शर्ट है। इसके पीछे राज पूछते हैं इनसे कि राज क्या है इसके पीछे। ये आपने हाफ शर्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की पहनी है, वजह क्या है? क्योंकि हम पाकिस्तानी, ऑब्वियसली बात है, इस वजह से हमने पाकिस्तान में मैच है तो हम पाकिस्तान की शर्ट तो पहनेंगे। ऑस्ट्रेलिया की हाफ शर्ट इसलिए पहने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमें अच्छी लगती है और हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करें इस वजह से। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बैनर उठा रखा है कि ऑजीज कैन मेक होल क्राउड साइलेंट ऑन देयर डे, और ये चीज़ हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखी थी। 1.25 लाख का क्राउड था और ऑजीज ने जो है वो चुप करा दिया उस क्राउड को। तो इसी हवाले से पूछ लेते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया को तो सपोर्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम ट्रेविस हेड, मैक्सवेल और स्टीवन स्मिथ, इंशाल्लाह ताला हम इनकी बैटिंग देखने हैं और बॉलिंग में भी इंशाल्लाह ताला ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा करेगी, तो इंशाल्लाह ताला ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग सब कज़न हैं या कोई दोस्त? कजन है। ये सब कज़न है। अच्छा, किस जगह से, लाहौर से ही हैं कि किसी पर्टिकुलर? कसूर से। अच्छा, कसूर से। अच्छा, तो आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो कसूर से स्पेशली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने के लिए ये फैंस यहाँ पर आए हैं। बाकी फैंस भी यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इन्हीं के कज़न है, क्योंकि आप ये बताएं कि आप किस प्लेयर को आज सपोर्ट करें, किसको लगता है कौन आज स्कोर करेगा? द वन मैन ट्रेविस हेड, जिसने इंडिया को रुलाया, वो हमारा मनपसंद है। आपके ख्याल से भी? जी बिल्कुल सर, ट्रेविस हेड कैन मेक द होल क्राउड साइलेंट। बिल्कुल, तो आपने सुना कि ट्रेविस हेड जो है वो, उनके फैंस तो यहाँ पर जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो उनको सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपने दिन अगर उनका हो तो वो किसी भी टीम को जो है वो अकेले ही शिकस्त दे सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया चिराग बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे। व्यूअर्स, जैसे कि हम आपको बताते चले जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो रंगारंग मेला है वो सज चुका है। आज वो अपनी बहारें लेके आ रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कुछ ही देर में 2 बजे मैच शुरू हो जाएगा और हमने शायकीन क्रिकेट की बातें भी सुनी कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस की बात हो तो ये तो नामुमकिन है कि जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो एक्साइटेड ना हो। जी सर, हमने देखा चिराग वहाँ पे थे, वहाँ पे तो आपकी जो फेवरेट टीम है उसके सपोर्टर तो हमें नहीं नजर आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बहुत सपोर्टर्स हैं और एक का तो ये भी कहना था कि जिसने इंडिया को रुलाया हम इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भी एक हमारा बन जाता है कि अच्छा, जो हमारे राइवल को रुलाए हम उसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं। जी, हमारा अंदाज जज्बाती होता है, चाहे आप जैसे भी समझें, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा से अच्छा करती रहे। लेकिन मुझे अच्छा लगा देख के कि कम से कम कोई सपोर्टर्स तो मौजूद है ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को करें या इंग्लैंड को करें। ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने जो जर्सीज़ हैं वो इस तरह की बनाई हैं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों का उनका नज़र आ रहा था। लेकिन आई विश कि कोई ना कोई वहाँ इंग्लैंड का सपोर्टर भी होता है जो इंग्लैंड की जर्सी पहन के जो है वो आता है। लेकिन आई थिंक ये बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है और आई थिंक जिस तरह क्राउड की सपोर्ट है, जो मुझे इसमें पैशन नज़र आ रहा है और जो जिस वलवले से वो आ रहे हैं, आई थिंक ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे ग्राउंड्स अपग्रेड हो गए हैं, नए नए ग्राउंड्स को जिस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, तो ये तो एक बड़ी खुश आइंद चीज़ है। इस किस्म के इवेंट्स हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हमें मिलते रहेंगे। सर, आप ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, वही स्टेडियम्स का भी मैं बताती चलूँ कि हमने रिकॉर्ड टाइम है 117 दिन में लगभग हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम को पूरा रीवैम्प कर दिया, स्टेट ऑफ द आर्ट। मतलब अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कज़ाफ़ी स्टेडियम को लाया जा रहा है कि इतना अच्छा उसके ऊपर काम हुआ है। बाकी स्टेडियम जो अपग्रेड किए गए हैं, बट कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक बहुत हाइप थी क्योंकि उसको पूरा मतलब तोड़ के उसको एक मरतबा फिर से उसको खड़ा किया गया है। देखिए, मैं ये आपको बताऊंगा, डेफिनेटली ये अचीवमेंट है। उसका रीज़न ये है कि आप इतने कम अरसे में, और आपको पता है कि लाहौर में ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में फॉग और बहुत सारे ऐसे मतलब एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी चीज़ें जो हैं वो वक्त पे तैयार नहीं हो सकती। लेकिन मैंने ये देखा है, जैसे कि सबको पता है कि मोहसिन नकवी साहब को कहते हैं मोहसिन स्पीड, तो उन्होंने जिस तरह के जब वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे उस पर बहुत उन्होंने काम किया। और अब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह वो ग्राउंड्स को मेंटेन कर रहे हैं, कराची को भी उन्होंने अपग्रेड किया है, नया वहाँ भी स्टैंड बना है और कज़ाफ़ी स्टेडियम की तो उन्होंने शक्ल ही बदल के रख दी है। सो ये चीज़ अच्छी थी क्योंकि हमारे ग्राउंड जो थे ना वो आउटडेटेड हो चुके थे, क्योंकि दुनिया भर में अब जो टीमों की जो स्क्वाड की वो तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा है।
तो हमारे जो ड्रेसिंग रूम्स थे वो छोटे थे, अब कम से कम जो भी ये नए बनाए हुए होंगे उसमें ये बड़े अच्छे तरीके से अकोमोडेट हो गए होंगे। प्लस जब आपका वर्ल्ड इवेंट होता है तो इंटरनेशनल मीडिया बहुत आता है, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ चाहिए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उस ग्राउंड में होना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ये वाकई कमेंडेबल जॉब है जो किया गया, और आई विश को उसी तरीके से मेंटेन करें। और मैं तो ये एक और भी ख्वाहिश होगी कि ज़्यादा ग्राउंड्स और बनने चाहिए। हमारे पास बहुत कम स्टेडियम्स हैं, 2 से 3 या 4 स्टेडियम्स में हम इतने बड़े इवेंट्स नहीं कर सकते। हमको और ज़्यादा इसको एक्सपेंड करना होगा। कुछ नए शहरों में जिनमें होटल्स की अच्छी अकोमोडेशन मौजूद है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है। आईसीसी के कम से कम 5 स्टार होटल की अकोमोडेशन ज़रूर होनी चाहिए, और लगभग जब टीमें आती हैं तो उनके साथ साथ उनका मीडिया भी आता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट स्टाफ भी आते हैं, सपोर्टर्स भी आते हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए आपके पास लॉजिस्टिक्स की और अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ बहुत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, टॉस से पहले ही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 तो अनाउंस कर लिए, आए उसके ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं और आपके कमेंट्स लेते हैं कि आपको क्या लगता है कितनी वेल बैलेंस्ड है इनकी साइड या नहीं। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 हम देखें तो सॉल्ट हैं, डकेट हैं, स्मिथ, रूट, ब्रुक, बटलर, लिविंगस्टोन, कार्स, आर्चर, आदिल रशीद और वुड। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या आप अपना एनालिसिस बताएंगे कि कितनी बैलेंस्ड लग रही है? एक तो आप वैसे ही फेवर कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम को, तो अभी आपकी ही क्या ये प्लेइंग 11 से मुशाबत रखती है या आपकी कुछ और डिफरेंट होती? नहीं, बिल्कुल यही आई थिंक उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, क्योंकि एक और ऑलराउंडर जो थे वो अनफिट होकर बाहर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने देखें 4 मेन बॉलर्स हैं, वुड, आदिल, आर्चर और कार्स। बाकी जो 5वां बॉलर का रोल जो प्ले करेंगे वो एक तो लिविंगस्टन होंगे और दूसरे रूट होंगे अगर ज़रूरत हुई। तो ये वो चीज़ है जिसमें थोड़ा सा मैं फील करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इसको देखेगी कि कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको वो हिट आउट कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बहुत ज़रूरी होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उन्होंने टीम तो पहले अनाउंस कर दी है, उन्होंने कंडीशंस देख ली होंगी, कल प्रैक्टिस करने वो आए थे। तो अब ये 4 बॉलर्स और उसके साथ जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की अच्छी बैटिंग लाइनअप को वो रोक सकते हैं या आउट कर सकते हैं, या जो भी इनके जहन में होगा। अगर वो पहले बैटिंग करते हैं इंग्लैंड, तो कितने ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करती है तो इंग्लैंड के जहन में ये होगा कि कौन सा ऐसा पावर स्कोर है जहाँ तक हमें इनको रोकना है, क्योंकि हमारी बैटिंग के मुताबिक इस बैटिंग पिच के ऊपर हम इनको 275 प्लस से ज़्यादा ना करने दें। लाहौर में ड्यू फैक्टर मुझे अभी सच इतना ज़्यादा नज़र तो नहीं आया, लेकिन अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द कैप्टन विनिंग द टॉस कि वो क्या करे। सो यूजुअली ऐसे मौक़ों के ऊपर दूसरी टीमों को वो पहले बैटिंग करने की दावत दे देते हैं, क्योंकि शाम को जब रात के वक्त अंडर द लाइट्स और उसके बाद वो ड्यू का फैक्टर जब आ जाता है तो रन चेज़ आसान हो जाती है। सो ये दोनों कैप्टन्स के लिए बड़ा ट्रिकी होगा ये डिसीजन कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए। अगर तो पिच के ऊपर थोड़ा सा घास हुआ और ऐसा लगा कि ये गेंद बॉलिंग के लिए हुआ है, तो डेफिनेटली वो टीमें जो है वो पहले फील्डिंग करना चाहेंगी। लेकिन अगर एक और बड़ी अच्छी बैटिंग पिच उनको नजर आई जिसमें ग्रास नहीं है, फर्म पिच है, अच्छी रोल हुई है, तो टीमें बैटिंग करने के लिए भी जा सकती हैं। जैसे कि हमने देखा कि साउथ अफ्रीका 315 रन करके या किसी ने 320 रन्स किए, तो वो फिर वो डिफेंड कर लेते हैं वो रन्स, क्योंकि फिर ये है कि बैटिंग करना उस रेट के साथ इतना आसान नहीं होता वाइल बैटिंग सेकंड। जी अच्छा हारून साहब, जो रूट को भी पुश डाउन किया गया है और जेमी स्मिथ को जो है वो नंबर 3 के ऊपर लाया गया है, तो इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक दो रीज़न है। रूट जो है ना वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी टीम को लेके चलते हैं, वो अपनी इनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपने इर्द गिर्द के जो बैट्समैन हैं उनको वो खिलाते हैं। उनका रोल यही होता है कि आपने 50 ओवर तक जाना है। इसके अलावा उनमें इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत है, वो रिवर्स भी कर लेते हैं, वो स्कूप भी कर लेते हैं, और इसके साथ साथ जेमी स्मिथ की जो इंडक्शन हुई है ना वो उनकी पावरफुल बैटिंग है। वो ग्राउंड को क्लियर करने में कामयाब होते हैं, छक्के बहुत मारते हैं, वो चौके बहुत मारते हैं। तो ये इनके जहन में यही है कि वो जो वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर उनकी बैटिंग आ जाती है तो ये वो रोल रूट नहीं निभा सकेंगे जो जेमी स्मिथ जो है वो निभा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ओवर द टॉप खेलना होता है। रूट जो है कन्वेंशनल बैट्समैन है, अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं, ये बाउंड्रीज को क्लियर करने वाले प्लेयर हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी ये है कि टॉप 3 में उनके तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो कि बाउंड्रीज को क्लियर कर सकते हैं, छक्के भी मार सकते हैं और चौके भी मार सकते हैं। तो उनके जहन में ये है कि फर्स्ट 10 to 15 ओवर्स में उनके पास ऊपर ऐसे बैटर्स रहें जो कि स्कोर को तेज़ी से आगे लेके जा सकें।
ठीक है जी हारून साहब, हम मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं कि लाहौर के गज़ाफी स्टेडियम में एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की जब बात की जाए तो उन दोनों को भी कहा जाता है कि वो रवायती हरीफ हैं। उनके बीच में भी जो राइवलरी है वो तकरीबन इंडिया और पाकिस्तान जैसी ही है। दोनों टीमें जब मैदान में उतरती हैं तो उनका भी जोश और जज्बा वैसा ही होता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच का होता है। हारून रशीद साहब, आप भी बताएं कि ये जो राइवलरी है ये कितना ज़्यादा जो है एक स्पार्क डालती है और एक एग्रेशन डालती है इनके मैच में। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ट्रेडिशनल राइवलरी लाइक इंडिया पाकिस्तान की तरीके से है और ये बहुत अरसे से इनका ये सिलसिला चलता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि इनकी एक बड़ी मशहूर टेस्ट सीरीज़ होती है जिसको ये एशेज़ के नाम से करते हैं। अब वो यही है कि कौन सी टीम जो है वो जीत के एशेज़ को अपने पास रखने की कोशिश करती है। तो ये जब भी इनके मुकाबले होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टेंस और जिस तरह हमारे यहाँ इमोशनली चार्ज अप किस्म की एटमॉस्फेयर नज़र आती है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, वही चीज़ इनमें भी नज़र आती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियंस का जो एटीट्यूड है ना, वो डू एंड डाई सिचुएशन वाला होता है कि वो फिर घबराते नहीं। आप नॉट ओनली इन क्रिकेट, किसी भी स्पोर्ट में आप लेंगे या उनको डेली वॉक ऑफ लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो बड़े डिटरमिन्ड किस्म के लोग हैं और एक जो चीज़ ठान लेते हैं फिर पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उनको इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे थोड़े से आपको लेड बैक वाले लोग भी नज़र आते हैं, उनमें इतना आपको एग्रेशन नज़र नहीं आता। मेरे ऑस्ट्रेलियंस में आपको एग्रेशन नज़र आता है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक टर्म आप पहले सुनती होंगी स्लेजिंग जो है वो ऑस्ट्रेलियंस ने ही शुरू की थी कि वो जो भी राइवल्स आते थे उनको वो अपनी स्लैंग लैंग्वेज में ना बहुत ज़्यादा उनको प्रोवोक करने की कोशिश करते थे। क्योंकि देखिए जो भी स्पोर्ट्स है वो इस तरह की होती है कि आपकी कंसंट्रेशन, आपकी कमिटमेंट, आप पूरी तरह फोकस होते हैं। तो बाज़ दफ़ा जब आप देखते हैं कि आपके ऊपर वो हावी हो रहे हैं तो इस तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। मुझे अपनी अच्छी तरह वाक़या याद है कि जब अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, डेनिस लिली बहुत मशहूर फास्ट बॉलर थे, तो उन्होंने आते ही बाउंसर करके वो बिल्कुल मेरे पास आ जाते थे और मुझे कुछ ना कुछ ऐसे जैसे घूरना या कोई ऐसी बात कह के चले जाना, जी एग्जैक्टली, ताकि मैं मतलब अपना फोकस लूज़ कर जाऊँ और उसको ना खेलूँ। सो ये चीज़ जो है वो हर जगह पे अपनाते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल किया, आईसीसी ने कुछ रेगुलेशन बनाए, सब कुछ किया, लेकिन स्टिल आई थिंक उनकी जो अप्रोच है वो बड़ी एग्रेसिव होती है। आप देख लेंगे जैसे ही वो मैक्सवेल बैटिंग करने आते हैं या जो ऊपर से ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे होते हैं, सो वो दे डोंट केयर कि क्या नहीं, वो बजाती है अटैक करने के लिए और कोशिश करते हैं कि जो भी उनके मुखालिफ टीम है उस पर हावी हो। तो इस लिहाज से आज का मैच भी अगर आप देखें, और दोनों के लिए क्रूशियल इसलिए है कि आज का मैच जो जीत जाएगा ना उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे टू क्वालिफाई फॉर दी सेमीफाइनल्स, क्योंकि 3 मैचेस हैं, 3 में से आपको 1 या 2 मैच तो जीतने बहुत ज़रूरी हैं और जो 2 टॉप टीमें खेल रही हैं उसमें से जो भी टीम जीतेगी उसके चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। जी सर, 1:30 हो चुके हैं, टॉस अब करीब ही होगा होने को। अच्छा, हम मज़ीद इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं जब तक हमें नहीं पता चलता कि टॉस कौन सी टीम जीती है। तो जैसे आपने बात की कि इनके बीच में बहुत मज़े का मैच होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो है, अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों की बात की जाए तो दोनों टीम जो है फॉरेन है, ठीक है। पिच कंडीशंस उनके लिए कितनी मतलब अननोन है, लाहौर की बात की जाए? देखिए, मैं नहीं समझता कि अननोन हो, क्योंकि अभी अगर देखेंगे रीसेंट पास्ट में ये सारी टीमें यहाँ के दौरे करके गई हुई हैं और उनको पाकिस्तान की पिचेस के बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि उनको इतना आइडिया नहीं है। दूसरा, आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जो वनडे क्रिकेट की पिचेस बनती हैं ना, वो कोई डॉक्टर्ड नहीं होती। उन्होंने आपने देख लिया कि साउथ अफ्रीका को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 350 रन भी किए उन्होंने कराची में, फिर उन्होंने 315 रन भी किए इस चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच में। सो हाई स्कोरिंग ये पिचेस होती हैं और इसका वो पूरी तरह एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं होती, सी मूवमेंट इतनी नहीं होती, स्विंग अर्ली नई बॉल के साथ लाहौर एक से दो भी कहा जा रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। होगी वनडे या शॉर्टर फॉर्मेट में क्राउड चौके और छक्के देखने आता है।
वो बैट्समैन को स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता ना, वरना तो मैच आपका 25 ओवर में ख़त्म हो जाए तो वो क्राउड के लिए क्या एंटरटेनमेंट है। आप देखेंगे जब चौके छक्के लगते हैं तो क्राउड की आप अंदर जो अंदाज देखते हैं, उछल रहे हैं, उनका अगर फेवरेट टीम का कोई प्लेयर हिट मार रहा है तो खुश होते हैं। कल जैसे मैं देख रहा था अफगानिस्तान, तो बेचारे उनके पूरा हमारा नेशनल स्टेडियम अफगानियों से भरा हुआ था, और वो हर विकेट के गिरने पे जो इस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरती थी, और 5 से 6 ओवर पहले तो अफगानी वापस जाते हुए नजर आया स्टेडियम में। सो इस किस्म की सपोर्ट के साथ ये फैंस आते हैं। और इंग्लैंड के साथ एक और चीज़ होती है कि इंग्लैंड के साथ ना एक पूरी पार्टी आती है जिसको वो बामी आमी कहते हैं, यानी वो सपोर्टर्स होते हैं जो इंग्लैंड जहां भी खेल रही होगी, वो एक बंच ऑफ एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो जाके उनको सपोर्ट करते हैं। अब टॉस आने को है, टॉस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन टॉस जीत। जी सर, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की उन्होंने कहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना उनके फेवर में होगा? क्योंकि उनका ये भी कहना था कि वो प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं, तो ड्यू आ जाती है इन द सेकेंड हाफ। इस पे 2 फैक्टर्स हैं जो कि मैं फील करता हूं कि हम जैसे पहले भी जिक्र कर रहे थे, ब्रेक में जाने से पहले हम कह रहे थे कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी, बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर जो कि रात को आने के चांसेस हैं। जो एक और रीज़न मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने क्यों बॉलिंग का फ़ैसला किया, एक तो उनकी बॉलिंग जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। सो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम अपनी इनएक्सपीरियंस बॉलर को पहले एक्सपोज करते हैं और देखते हैं कि हम कितना इंग्लैंड को हम कहाँ तक हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। उसकी वजह से उनकी क्योंकि बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपनी बैटिंग के ऊपर उनको यकीन है या कॉन्फिडेंस है कि जितना भी टारगेट मिलेगा उसको वो चेस करने में कामयाब हो जाएंगे। आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है, बुरा डिसीजन नहीं है। टॉस जीत के अपनी जो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग को पहले एक्सपोज करते हैं। लेट्स सी कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर थोड़ी सी मूवमेंट हो, डेविएशन हो, स्विंग हो जाए या कोई ऑड बॉल सीम कर जाए, तो वो विकेटें अगर ले लेते हैं पहले 10 ओवर में 2 से 3, तो देन उनके पास तो पहले वो कोशिश करेंगे पहले कि कोशिश करेंगे विकेट्स ले लें। जी व्यूअर्स, हम मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन योर न्यूज़। हारून साहब, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है और वो पहले बॉल फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं। वो उन्होंने अपने बेन टॉर्शिस रखे हैं, एलिस रखे हैं, जॉनसन रखे हैं और एडम जैम्पा रखे हैं। तो कितने स्पिनर्स, कितने फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और क्या किरदार अदा करेंगे वो? मोर और लेस सेम ही स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान अपना रहा है कि 4 उनके पास फ्रंट लाइन बॉलर होते हैं और 5वां बॉलर जो है वो मेक शिफ्ट है। पार्ट टाइम बॉलर्स में से वो 4-4, 5-5 ओवर करा लेते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया के जो रोल प्ले करेंगे पार्ट टाइम बॉलर्स के, वो मैक्सवेल हैं और ट्रेविस हेड भी जो है वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग कर लेते हैं। वेयरएज मेन इनका एम्फेसिस जो है वो एडम जैम्पा पे होगा कि एडम जैम्पा इनको विकेट्स लेके दें। स्पिनर तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं, एलिस के अलावा दोनों ड्वारिश और स्पेंसर, वो रिलेटिवली नए हैं। सो इसलिए उनका रियल सेंस में टेस्ट होगा, क्योंकि जो इंग्लैंड की बैटिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बेन डकेट आते ही ऊपर से चार्ज करते हैं, शॉट जो है वो भी आते ही चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद जेमी स्मिथ को इन्होंने नीचे रखा है नंबर 3 पे, वो भी आके बड़ा एग्रेसिवली खेलते हैं। तो इसलिए इसीलिए जो फर्स्ट 10 ओवर्स में ये देखना कि ये जो नए और इनएक्सपीरियंस बॉलर ऑस्ट्रेलिया की जब बॉलिंग करेंगे तो उसको किस तरीके से वो इंग्लैंड के बैटर्स को मुश्किल में डाल सकते हैं। सो ये एक रियल सेंस में टेस्ट होगा, लेकिन आई थिंक मैं फील करता हूँ कि दोनों टीमें बहुत प्रोफेशनल हैं। इंग्लैंड को कहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो कंटेन रखें तो वो अचीवेबल है उनके लिए? देखिए जी, जो तो ड्यू फैक्टर को मैं सामने देख रहा हूँ तो आई वुड से कि 280 प्लस, यानी 280 तक तो मैं समझता हूँ कि चेजेबल होगा। बट एनीथिंग अबव 300, 315 ठीक है, ड्यू फैक्टर के होते हुए बॉल का वेट हो जाना इजी तो हो जाएगा। लेकिन फिर ये होता है कि अगर कहीं आपके 4 से 5 ओवर्स अच्छे हो जाएं, जब आस्किंग रेट बढ़ जाता है तो आप उसको हिट आउट करने जाते हैं तो बैट्समैन जो है एट टाइम्स विकेट्स लूज़ करते हैं। तो ये एक इशू है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक ऑस्ट्रेलिया कोशिश तो यही करेगी कि उनको समवेयर अराउंड 270 के नीचे ही अगर उनको रिस्ट्रिक्ट कर लें तो इनके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। उनकी बैटिंग पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप उनका स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, और इंग्लैंड की बात की जाए, इंग्लैंड का आपको ज़्यादा क्या इस वक्त स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, इंग्लैंड की इस वक्त जो है बॉलिंग में उनके पास दोनों बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, आर्चर और वुड काफ़ी तेज़ बॉलिंग भी करते हैं। फिर उनका आदिल रशीद जो इतनी अच्छी बॉलिंग अभी इन द रीसेंट पास्ट नहीं कर सक रहा है, बावजूद इसके कि इंडिया में उसको स्पिनिंग ट्रैक्स मिले थे। ज़्यादातर आदिल रशीद जो है ना वो खेल रहे होते थे T20 क्रिकेट, तो पहली दफ़ा वनडे खेलने आ रहे हैं, सो इनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। लेकिन इस वक्त तो पहला इम्तिहान जो है वो ये है कि इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे आपने सुना, पहला इम्तिहान तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे रिस्ट्रिक्ट रखेगा, और हारून साहब की प्रेडिक्शन तुम्हारे सामने आ गई है। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड की जो टीम है उसका पूरा भाई है। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पोस्ट मैच डिस्कशन के साथ रात 12:10 पर। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़।